मेरे पति अरुण को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और हम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध कई समय से नहीं था। और ऐसे में जब मुझे विकास ने छुआ तो आपके हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, वैसे आपको आराम मिल रहा है? जी सर, और थोड़ा नीचे। जी। विकास का छूना मुझे अच्छा लगने लगा। उसके साथ से ज्यादा उसकी नजदीकियां, और फिर मैं हर दूसरे दिन उससे मिलने लगी। सर, मैंने उसे घर बुलाना शुरू कर दिया। सर, अब विकास हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आने लगा था। चोरी के इस रिश्ते को मैंने पक्का रंग देने का सोच लिया था सर, और लुका छुपी के इस खेल को और अरुण को रास्ते से हटाने का मैंने पक्का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मैं और विकास मर्डर के नए नए रास्ते इंटरनेट पे ढूंढने लगे थे। सर, मैंने अरुण को मारने का प्लान रात का बनाया, क्योंकि अरुण हमेशा रात को नशे में होता है। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को उसकी दादी के यहाँ छोड़ा, और फिर अरुण के आते ही कौन मारा? अरुण! अरुण! अरुण, क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? हेलो? हाँ अरविंद। आराम से। अरे आराम से ही तो कर रहे हैं। चाची आप मत परेशान हो, मैं बोल रहा हूँ, समझाया था मैं कि मत पिया करो। चाचा आप कहीं रुको, मैं इनको लेके जाता हूँ अस्पताल। आओ आराम से आराम से लेके जाना। मैं ले जा रहा हूँ। आओ आओ चलो, आराम से आओ, आराम से आओ। बड़े फट्टू हो भाई तुम, भागे का है? अरे तुमने उसको मार दिया? धीरे बोलो। अरुण को भी अरविंद हॉस्पिटल लेकर गया है। जाओ, जाकर बाहर हमारे फोन का वेट करो। ठीक है, आराम से। हाँ जाओ। बहुत दिलेरी दिखाई तुम लोगों ने। फिर उस पर हमने दोबारा वार किया। वो शोर न मचाए, इसलिए उसे हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया। दम निकलने तक हमने उसका गला दबाए रखा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। यहाँ नहीं खुलने वाला, यहाँ तो पत्थर है। छोड़ो इसको, जाओ पेट्रोल लेके आओ, माचिस भी लेके आना। ये रहा। वापस आते हुए कार एक गड्ढे में फंस गई। अब क्या हुआ? अरे गाड़ी फंस गई। सर, तदबीर तो बहुत अच्छी थी, पर तकदीर ने धोखा दे दिया।
बड़ी मुश्किल से एक टेम्पो वाले की मदद से हमने अपनी कार वापस बाहर निकाली। पर रास्ते में फिर खराब हो गई, इसलिए धक्का देते हुए गैराज तक ले गए। अरे उठाओ इसे। अरे भाई साहब, अरे भैया उठाओ, हमारी गाड़ी जरा खराब हो गई है, देख लेंगे उसे। नहीं, इतनी रात में कोई मैकेनिक नहीं है, रख के जाओ, सुबह देख लूंगा। अच्छा, यहाँ पे कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आगे टैक्सी स्टैंड है, वहां से मिल जाएगी टैक्सी। सर हमने सब कुछ उषा के ही कहने पे किया, सब कुछ। वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर अपना खुद का चेहरा क्यों झुलसा लिया? ये लो, ये पहनो। जी शुक्रिया। क्या हुआ? एकदम सही लग रहे हो अरुण की तरह। अरुण? इसने कहा कि पति मरेगा पर जिंदा रहेगा। मरेगा पर जिंदा रहेगा? कैसे? सर ये भी उषा का ही प्लान था। इन्होंने बोला कि अरुण को हम मारेंगे और अरुण की जगह मैं ले लूंगा। सिर्फ जगह ही नहीं, नाम, कारोबार, पैसा, सब। उसके बाद उषा ने मेरा चेहरा झुलसा दिया ताकि किसी को पता न लग पाए कि इस झुलसे हुए चेहरे के पीछे अरुण नहीं, हम हैं। चलो, इसने तो मटन सूप पी लिया। सर हम तो शाकाहारी हैं। तुम्हारा शाकाहारी होना ही तो तुम्हारे लिए हानिकारक और कानून के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ये तो मांस खाती है, वो भी इंसान का। अरुण की लाश कहाँ है? किधर? चलो। किधर है? नहीं याद आ रहा? सर शायद ये जगह नहीं है, वो इतनी झाड़ियां नहीं थी वहां, सब एक जैसा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये सब करके क्या पाया और ये सब किया क्यों, लेकिन जब भी लोग इस केस के बारे में सुनेंगे ना, तो तुम दोनों की हिम्मत और बेवकूफी के बारे में सोचते रह जाएंगे। तुमने खुद अपने ही हाथों अपने घर को आग में झोंक दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास एक अहम सूत्र है जिस पर शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद टिकी होती है। कानपुर की एक सत्र अदालत ने उषा और विकास को आईपीसी की धारा 302, 301 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कहते हैं कि सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती। देर से ही सही, लेकिन प्रकृति अनीति बर्दाश्त नहीं करती और जिंदगी का सफर सही रास्तों पर ही चलकर तय किया जा सकता है। गलत रास्ते सिर्फ हैवानियत और गलत अंजाम की तरफ ही ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
फोन। हेलो बाबूजी, बाबूजी, मैं अरुण को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। किसी ने उस पर हमला कर दिया है। आप वहीं पर आ जाइए प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। अरुण अरुण कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब 4 गुंडे घर में घुस आए थे, पेट्रोल छिड़का इनके ऊपर और आग लगा दी। देखिए, हमने प्राथमिक उपचार तो कर दिया, लेकिन बाकी के इलाज के लिए आपको सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 वार्ड्स तो है नहीं। जी हेलो सर, मैं कांस्टेबल राज यादव बोल रहा हूँ सरकारी अस्पताल से। यहाँ एक जले हुए आदमी का केस आया और ये लोग उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ सर, ओके सर। बेटा बेटा क्या हुआ? और कुछ बताइए बेटा, क्या हुआ है? बाबूजी, बाबूजी वो सोकर उठे थे, बाथरूम गए थे। जाने 4 लोग कहाँ से आए और उन पर हमला कर दिया। पूरा चेहरा झुलस गया। चेहरा झुलस गया? कौन थे? जरा शांत बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाए। मेरे बच्चे की रक्षा करो। अरुण माथुर की पत्नी आप? जी नहीं सर, उनमें से किसी को भी पहले नहीं देखा। आपके पति काम क्या करते हैं? ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। तो फिर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने धमकी वमकी दी हो या फिर कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी तो उनसे किसी की भी नहीं है और खतरे की कभी कोई बात उन्होंने कही नहीं। हमले के बाद आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अपने सास ससुर को भी रास्ते से ही फोन किया? सर कितना घबरा गई थी मैं, उनकी हालत इतनी खराब हो रही थी, मुझे उनको हॉस्पिटल लाने के साथ कुछ भी नहीं समझ में आया सर। सर मेरी जानकारी में अरुण की किसी से कोई दुश्मनी है मुझे नहीं लगता। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो, तो थोड़े बहुत मसले तो होते ही। ये अरुण की बेटी है? बेटा और बहू हमारे साथ नहीं रहते, पर इसे कभी कभी हमारे घर छोड़ जाते हैं। कल शाम को बहू आई थी, इसे हमारे पास छोड़ गई। आज इसका जन्मदिन है, बोला था शाम को आकर मनाएंगे, पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली मेरे बेटे के साथ। तो आपका ये मकान किराए का है? हाँ सर। सर इस घर का मकान मालिक ऊपर ही रहता है। बुलाओ सर। ये घर तो कल दिन भर बंद ही रहा साहब, फिर ये 4 लोग कब आए और कब गए ये हमको पता नहीं सर। मतलब आपने किसी को आते जाते नहीं देखा? हाँ सर, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। अगर कोई रात में घुसा हो तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है साहब, मेरी वाइफ ने सुबह 4 बजे कंपाउंड में एक प्राइवेट टैक्सी को आते हुए देखा था। उषा उसमें कहीं जा रही थी। उषा के साथ अरुण भी था? हाँ था। भैया इनकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से ले चलिए। सर अरुण माथुर की गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी रहती है। हम लोगों ने किराएदारों की गाड़ी को अंदर खड़ी करने से मना किया हुआ है, लेकिन ये लोग टैक्सी में क्यों गए और क्यों आए ये बात हमारी समझ में नहीं आई। सर रजिस्टर में तो कोई खास एंट्री नहीं है साहब। एक साथ 4 लोगों को गेट से जाते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ अलग अलग गए हो तो बात अलग है, हम लोग कहाँ एक जगह ठहरे रहते हैं। सारे काम अकेले करना पड़ता है साहब। गार्डन में पानी डाल दिया, टेरेस पे जाके कोक चालू कर दिया, दोपहर में 2 घंटा खाना खाने के लिए जाना पड़ता साहब। और कौन कौन आता जाता है? और तो कोई खास नहीं आता है साहब, कभी कभी प्लम्बर आता है
और एक काम वाली आती है बस। और रात में ड्यूटी पर कौन रहता है? रात को साहब कोई नहीं रहता है, गेट बंद करके मैं चले जाता हूँ घर पे। ठीक है, जाओ। अच्छा ठीक है साहब। इस तरह का एक केस लगता है, उसे एक बात तो जाहिर है कि अरुण का कोई दुश्मन हो सकता है। आसपास पूछताछ करो, देखो कुछ हाथ लगता है क्या, और बाहर देखो अगर गाड़ी को कोई ट्रेस मिलता है। सर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मोहल्ले से और आसपास से पूरी जानकारी जमा करनी शुरू की। उषा जी, सर मकान मालिक ने मुझे और अरुण को ही देखा होगा, और कौन हो सकता है? लेकिन वो 4 लोग जिनके बारे में आपने बताया, कमाल की बात है उन्हें किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर हमारे अपार्टमेंट की पीछे की दीवार पर से कूद के आने के पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, क्योंकि वारदात आपके घर में हुई है, हमें घर का मुआयना करना पड़ेगा। घर की चाबी है आपके पास? हाँ है ना सर। शुक्रिया। और अपने पति के बारे में या फिर इस घटना के बारे में अगर कोई भी बात याद आती है, छोटी से छोटी भी, तुरंत हमें फोन कीजिएगा। जी सर। राइट, ताला खोलो। तो पेट्रोल की बदबू आ रही है। लगता है यहीं कहीं जलाया था। सावधानी से पूरे घर की तलाशी लो। चेतन, घर के आसपास देखो। सर। अंदर के कमरे में भी कुछ खून के निशान है, उसकी भी जांच कीजिएगा। यस सर। ये देखिए सर। जांच करवाओ इसकी। सर घर के अंदर जबरन घुसने का तो कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उषा के हिसाब से तो 4 लोग घर में घुसे थे। फुटप्रिंट्स कितने मिले? सर यकीन के साथ नहीं कह सकते। वारदात सुबह 4 बजे के आसपास हुई। इसका मतलब वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उषा ने खुद ने ही दरवाजा खोला हो और उसके बाद वो 4 लोग अंदर घुस गए हों। लेकिन एक आदमी का चेहरा जलाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ये लोग थे कौन और इन्होंने ऐसा किया क्यों? अश्विन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उषा ने ही अपने पति के चेहरे पर पेट्रोल डाला? लेकिन सर ऐसा होता तो उसका चेहरा जला के हॉस्पिटल क्यों लेके गई? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अरुण दे सकता है। चलो हॉस्पिटल चलकर देखते हैं, शायद उसकी हालत कुछ ठीक हुई। सर बाहर से बोतल मिली, जरा सा पेट्रोल भी है इसमें, और बाहर उषा की गाड़ी भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। चेक करवा, कोई फिंगरप्रिंट मिलता है? सर चलो। उषा के पति अरुण पर हुए हमले की जांच में जुटी पुलिस के सामने कई पहलू थे। हमलावर का जो भी मकसद था वो बेहद खतरनाक था। इस हमले से किसी की नफरत उभर कर सामने आई थी। इतना तो साफ था कि कातिल जान लेने से ज्यादा अरुण को एक ऐसा घाव देना चाहता था जो जिंदगी भर उसे इस हमले की याद दिलाता रहे। अपने बेटे पर हुआ यह हमला माँ बाप के लिए एक बिजली बनकर टूटा था और पत्नी उषा के लिए कहर। पुलिस ने अरुण और उसके परिवार की किसी से दुश्मनी या कारोबारी रंजिश को भी टटोला, लेकिन शक की सुई कहीं पर भी जाकर नहीं रुक रही थी। सर देखकर लगता तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रंजिश होगी। राय,
मुजरिम हमेशा इस यकीन के साथ जुर्म करते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और हम भी उतने ही यकीन के साथ सस्पेक्ट पर शक करते हैं। हमेशा ध्यान रखो। डॉक्टर, यस इंस्पेक्टर। इनसे बात कर सकते हैं? 1-2 दिन रुक जाइए। फेशियल बर्न्स है 35% और दाहिने हाथ में भी बर्न्स है। जख्म काफ़ी गहरा है। रिकवर होते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। आपको क्या लगता है उषा जी, आपके पति के साथ किसने ऐसा किया होगा? पता नहीं सर उनके ज्यादा दोस्त नहीं है और वो अपने काम से ही काम रखते हैं बस। अच्छा, आपके पास कार है ना, और आप चलाती भी हैं? जी सर। तो फिर टैक्सी? सर और आपके अपार्टमेंट के बाहर आपकी कार भी नजर नहीं आई हमें। सर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? तो और किससे पूछेंगे? सर एक्चुअली गाड़ी गैराज में है और अगर गाड़ी मैं चलाती तो अरुण को कौन संभालता? बहुत डर गई थी सर। अच्छा, आपके घर में खून के निशान भी मिले हैं हमें, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? एक्चुअली अरुण को ड्रिंक करने की आदत है सर। कल रात भी वो ड्रिंक करके आए थे, ठोकर लगी और गिर गए। गिरने से चोट लगी और खून निकल आया सर। तो फिर इलाज के लिए कहाँ लेकर गई थी? यही लाई थी शायद। सर मैं नहीं लेकर आई थी, हमारा भतीजा है अरविंद, वो लेकर गया था। अरविंद? सर रात में चाचा की कॉल आई कि चाचा को चोट लग गया है, तो मैं तुरंत आके उनको क्लिनिक पे लेके गया। कौन सा क्लिनिक? सर वो हमारे अपार्टमेंट के सामने ना, सरला क्लिनिक, वहीं पे सर लेकिन ऐसा होता रहता है, मतलब सर चाचा को थोड़ा ड्रिंक करने का शौक है, मतलब सर आदत है, पर कभी कभी सर ज़्यादा ही हो जाता है। शौक है, आदत है, तो फिर ऐसे झगड़े तो पहले भी होते रहे होंगे। सर हुआ होगा, लेकिन सर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही गाड़ी है साहब। कल रात में एक औरत और उसका पति गाड़ी गैराज में छोड़ के गए थे। कितने बजे? 3 बज रहे थे साहब। मैं तो सो रहा था। गाड़ी में खराबी क्या थी? ओवरहीट की वजह से गाड़ी का डिस्पेंसर जल गया था। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। कल रात कोई आदमी आया था तुम्हारे गैराज पर अपनी गाड़ी लेकर, और इस आदमी पर हमला भी हुआ है। अच्छा, जिस वक्त ये यहाँ पर आया था उस वक्त तुमने किसी को देखा था जो इस पर नजर रख रहा था? इस आदमी पे हमला हुआ है, क्या इन दोनों के पीछे कोई था उस दिन? नहीं मैडम, औरत तो यही थी, आदमी नहीं था। औरत तो यही थी, आदमी कोई और था साहब। अरुण, ये किसने किया? तूने पहले कभी उन लोगों को देखा है? अच्छा एक बात बता, कहीं वो नवीन शर्मा के लोग तो नहीं थे, या फिर वो अवस्थी? पिछले हफ्ते ही तेरा पंगा हुआ था ना उसके साथ? यार देख, तू बोल नहीं सकता तो ये पैड है और ये पेन, मुझे लिख के बता। ये जिस किसी ने भी किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा अरुण। मनीष भाई साहब। अरे भाभी जी, देखिए ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कब से इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसने किया ये सब। ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो मनीष भैया जो पूछ रहे हैं ना, आप बता दो इनको प्लीज। आप मनीष भैया को बता दो ना। देखा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मनीष भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आपको जिन लोगों पर भी शक है ना, उनकी लिस्ट बनाकर आप मुझे दे दीजिए। ये जब भी थोड़ा ठीक फील करेंगे मैं इनसे बात करूंगी। ठीक है, मैं लिस्ट आपको मैसेज कर दूंगा। अरुण, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ भाभी जी। अरे मनीष, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। जीते अरुण से मिला? जी अंकल जी, मिला तो, पर वो कुछ बता ही नहीं रहे। क्या नहीं बता रहा? अंकल जी यही कि उस पर हमला किसने किया। अब वो जो भी लोग थे उसने उन्हें देखा तो होगा ही ना। मैंने इतना भी कहा कि तू बोल नहीं सकता तो लिख कर बता दे, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहता। तो अजीब सा बिहेव कर रहा है वो।
मैं तेरी बात समझ रहा हूँ बेटा, तू परेशान मत हो। अब तुझे भी पता है ना कितने बड़े हादसे से गुजरा है वो। मुझे लगता है कि उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसे समझ जाने दे। और पुलिस है ना, वो तो अपना काम कर ही रही है? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल हम लोग भी मिल लेते हैं उससे बेटा। चल खुश रह, खुश रह। जी मैडम, आपका सर ने बुलाया। बाबूजी मैं आती हूँ। हाँ बेटा। अब तक पुलिस के सामने कई सच और कई झूठ आ गए थे। कई सवाल भी खड़े हो गए थे जिनके जवाब उषा से बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया, गवाहों के बयान लिए, सबूत जमा किए, लेकिन सीधा साधा दिखने वाला ये केस कानपुर की कलेक्टरगंज पुलिस की नींदें उड़ा रहा था। सर ये सब क्या है? आप लोग मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपको अगर मुझसे कुछ पूछना था तो आप वहां भी पूछ सकते थे। सर मैं पहले से इतनी परेशान हूँ और मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी डीसीपी साहब से। बिल्कुल कीजिएगा कंप्लेंट डीसीपी से। पहले ये बताइए कि ये आदमी कौन है? कौन है मतलब? अरुण है मेरे पति। लेकिन जब आपने गाड़ी गैराज में दी थी और उसके बाद टैक्सी किराए पर ली थी, तब आपके साथ ये आदमी नहीं था, कोई और था। कौन था वो मिसेस माथुर? देखिए, हमें इस बात की गवाही दोनों जगह से मिल चुकी है। सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे साथ मेरे पति अरुण ही थे। ठीक है, अगर जवाब देने के लिए आपको समय चाहिए तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, 4-6 दिन के रहने का इंतजाम करो, रिमांड पर लो। सर एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले अपने पति से बात करनी है। वो मैं देखिए, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप तसल्ली से बताइए कि क्या हुआ था। कि जैसे तुम यहाँ पे आती हो और जाती हो, आती जाती रहा करो, वरना ये तुम्हारी कुछ सुनहरी यादें मेरे पास है। सर वो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं। मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये बात अपने पति से शेयर की। वो जो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पास मैं अपने बैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने गई थी। उसने इलाज करते करते कब मेरी गंदी गंदी तस्वीरें खींची मुझे कुछ नहीं पता। और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसके साथ रिलेशन रखूं। सॉरी, किसी कीमत पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने पति को इतना परेशान देखकर मैंने उनसे कहा कि इस डॉक्टर से मैं खुद ही बात करूंगी। वो बार बार फोन करके मुझे परेशान करता था और एक दिन तो वो डॉक्टर सीधे मेरे घर आ गया। सर तुझे बुलाया, तू आई क्यों नहीं? सुन, आज यहाँ से मैं अपनी प्यास बुझा के ही जाऊंगा। देखो हम यहाँ से बाहर चलते, बाहर चलकर जितनी बातें करनी है हम बातें कर। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? एक सेकेंड, चलो। उस दिन मेरे पति गाड़ी लेकर नहीं गए थे, तो हम लोग हमारी गाड़ी से चले गए और वो पूरे रास्ते मुझे अपनी बात मनवाता रहा। सर लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानी और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब होने लगी। सर
इसी वजह से गाड़ी गैराज पर दी और पास के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी रेंट की। फिर उसने एक सड़क किनारे पेट्रोल पंप से किसी बॉटल में सिर्फ पेट्रोल भी लिया। बताया कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसकी बाइक की चाबी मेरे घर पे छूट गई है, इसलिए वो अपने बाइक की चाबी लेने मेरे साथ मेरे घर आया से, और तभी मेरे पति के साथ उसका सामना हुआ। विकास है ना ये? अरुण, साले साले तेरी हिम्मत कैसे दी? अरुण, तू मेरी बीवी पर गंदी नजर आता है साले। अरुण, मेरे पति और विकास में बहुत बुरी झड़प हुई सर। विकास ने मेरे पति के चेहरे पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। मेरी शोर मचाया तो वो भाग गया सर। लेकिन आपने पहले तो कहा था कि वो 4 लोग थे। हाँ, मैंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था सर। उसके बाद रेंटेड टैक्सी में मैं अरुण को हॉस्पिटल ले गई और रास्ते में से बाबूजी को फोन किया। और आप अकेले अरुण को लेकर हॉस्पिटल चले गए, सही है ना? सर देखिए, मेरे हस्बैंड वहाँ अकेले हैं, पता नहीं कैसे होंगे इस वक्त। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जा सकते हैं। विकास की डिटेल्स बस बता दीजिए। इनसे विकास का एड्रेस और बाकी डिटेल्स लो और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर चलिए, थैंक यू सर। सर ये औरत बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। सर आपको लगता है ये अब भी सच बोल रही है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अश्विन यहाँ पर बड़ी पहेली ये नहीं, वो है। एक बात तो पक्की है कि इसमें एक और आदमी है, विकास शर्मा, जिसे टैक्सी वाले ने, गैराज वाले ने, सबने देखा। इसके बारे में पता करो। अगर ये आदमी मिल गया ना तो केस फौरन सॉल्व हो जाएगा। सर अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उषा ने अब तक पुलिस के सामने कई गलत गवाहियां दी थी, पर आखिरकार उसे पुलिस के सामने सच्चाई रखनी ही पड़ी। पर क्या यह सच्चाई आखिरी सच्चाई थी या फिर कुछ और भी था जो पुलिस जानती नहीं थी? पुलिस के सामने एक नए संदिग्ध विकास का नाम उभरा था, तो क्या इस बेरहम हमले के पीछे विकास का हाथ था? पुलिस ने अपनी तहकीकात के सिरे अब उस दिशा में मोड़ दी। हाँ सर, विकास शर्मा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है। वो पिछले 4 दिनों से आया नहीं है। 4 दिन से देखा नहीं साहब विकास को। 2 दिन पहले विकास जी आए थे कुछ सामान लेने। अरे सुरेश भाई, ये सामान दे दो। रवि, ये सामान निकाला। 10 मीटर रस्सी, 1 क्रोबार, सलिया 15 mm और एक फावड़ा। ये लो। विकास जी ये सब क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं, वो घर का गटर जाम हो गया था। अच्छा, ये ले। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मतलब मारने का सामान जुटा रहा था। सर, बगल के मेडिकल शॉप से विकास ने ये दवाइयाँ खरीदी थी कल शाम को। नींद की दवा और इंजेक्शन, मतलब बेहोश करके मारने का प्लान। अश्विन, इसके घर का एड्रेस मिला क्या? हाँ सर, यहीं फूल बाग में रहता है। चलो। विकास यहीं रहता है, सीढ़ी वाला। सुनो, ये विकास कहाँ गया? सर यहाँ पर तो 4 दिन से ताला लगा हुआ है। इसके साथ कोई और रहता है? नहीं साहब, वो तो अकेला रहता है। और इसके गांव के घर का कुछ पता ठिकाना? सर ठीक ठीक तो याद नहीं, पर इटावे का है, तुलसी गांव। इसके माँ बाप भी वही रहते हैं। अश्विन, विकास ने उषा की अश्लील तस्वीरें ली और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके लिए उषा राजी नहीं थी। तो इसके लिए उसे उषा पर हमला करना चाहिए था। उसके पति पर हमला क्यों किया? सर विकास ने जो सामान खरीदे किसी खास मकसद और काम को अंजाम देने के लिए खरीदा होगा, वरना एक फिजियोथेरेपिस्ट ये सामान क्यों लेगा? और हाँ सर, पिछले 4 दिनों से विकास आसपास में कहीं दिखा भी नहीं है।
इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग पर डालो। एक टीम मिटावा भेजो, शायद वहाँ छुप कर बैठे। किसी भी हालत में ये आदमी हमारे हाथ लगना चाहिए। सर नाकाबंदी की सारी रिपोर्ट लखनऊ भेजो और हेडक्वार्टर से जैसे ही कोई आगू आता है मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? सर। हाँ श्वेत। सर हमारी टीम विकास के गांव से लौट गई। कोई खबर? नहीं सर, पिछले 8 महीने से विकास अपने गांव में है ही नहीं। और सर पूछताछ के दौरान मालूम चला है कि विकास बड़े ही गरीब परिवार से, उसके माँ बाप ने उसको कर्जा लेकर पढ़ाया लिखा है। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स बोल दिया सर, कल तक मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? वो रहे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं मनीष, अरुण माथुर का बचपन का दोस्त। बोली। जी वो अरुण कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब? सर मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया था और मैंने वहां उसे जानने की काफी कोशिश की कि ये सब किसने किया है, लेकिन सर वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं। सर मैंने उससे ये भी पूछा कि अगर उसे किसी पर शक हो तो वो भी बताए, कुछ लोगों के नाम भी बताए, लेकिन सर उसने कुछ नहीं कहा। सर अरुण ऐसा नहीं है, वो काफी एग्रेसिव नेचर का है सर। वो ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। और सर आज सुबह उसने मटन सूप पीने से इनकार कर दिया। लीजिए। अरे ये मटन सूप नहीं पियोगे तो जख्म कैसे भरेंगे? हाँ। डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। पी लेना बेटा, तुझे तो कितना अच्छा लगता है मटन सूप, तो फिर क्यों नहीं पी रहा है? पी ले बेटा, पी ले। मुझे क्या, मैं जा रही हूँ लेके, पर हाँ डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। मांस मछली सब खाते हो और सूप पीने में कैसा परहेज? हाँ तो मटन सूप नहीं पिया तो? सर अरुण दिन में 3 बार नॉनवेज खाने वाला आदमी है। आप चाहे तो पास वाले रेस्टोरेंट वाले से भी पता कर सकते हैं सर। तो उसे नॉनवेज खाने की आदत थी और मटन सूप तो बाल्टी भर के पी सकता है सर। लेकिन आज सुबह जब नर्स ने उसे मटन सूप पिलाने की कोशिश की तो उसने नहीं पिया सर। माना कि उस पर अटैक हुआ है, टेंशन में बेचारा, लेकिन मटन सूप से दुश्मनी, सर ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही। वैसे गले से तो हमारे भी बहुत सारी बातें नहीं उतर रही, फिर भी आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुण बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ वो बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है, और एक बात सर, उसे शराब पीने की भी आदत है। और सर ये आदमी ये तो मेरा दोस्त। सर मेरा मतलब है कि ये मतलब ये कि ये आदमी अरुण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं?